हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का जो DOE ने पेपर लॉन्च किए हुए हैं, प्रैक्टिस पेपर हम 2 तो कर चुके हैं और आज हम थर्ड जो पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर थर्ड को हम यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए में सेक्शन 1, जैसे कि आप जानते हैं 16 क्वेश्चंस हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास एक एक नंबर के हैं ना, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, एक एक अंक वाले प्रश्न है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर x कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट्स where the graph of y equals to px intersects। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास यहाँ पे बहुपद है, ठीक है, बहुपद है px, इसके ना हमें शून्यक जो है वो देखने हैं। अब ये बता रहे हैं कि ये जो शून्यक है ये क्या होते हैं, मतलब कि ये उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां पर y इज इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ है ना वो प्रतिच्छेद करता है। तो बच्चा आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब आपके पास इस तरह का ग्राफ मिलता है तो आप देखते हो कि एक इसने यहाँ पे कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ पे कट किया, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो चर है, आपके पास वेरिएबल है। तो ये आपका कौन सा अक्ष हो जाता है, एक्स एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है चॉइस बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे आपको अथवा दिया होगा। तो जिसमें आप देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी if alpha and 1 upon alpha are zeros of polynomial ax square plus bx plus c equals to 0। आपके पास यहाँ पे जो बहुपद है वो है ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, इसके दो शून्यक दिए हुए हैं आपको, एक तो दिया हुआ है अल्फा और दूसरा दिया हुआ है आपको 1 अपॉन अल्फा, और आपसे पूछा है कि b का मान क्या होगा। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आप जानते हैं कि जो भी आपके पास सम ऑफ जीरोज होता है ना, सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग, ये तो आप जानते ही है, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो आपके पास जो भी अल्फा है आप प्लस कर दीजिए 1 अपॉन अल्फा से, आपको मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉमन जो भी एलसीएम होगा वो अल्फा आ जाएगा, अल्फा इंटू स्क्वायर, अल्फा को स्क्वायर कर दिया है आपने प्लस 1, इक्वल होगा किसके, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपके पास ये जो b अपॉन ए है ये क्या हो जाएगा, माइनस उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा के। अब चूंकि आपसे यहाँ पर b की वैल्यू पूछी गई है तो आप b को यहाँ पर लिखेंगे, a वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू ए। ठीक है, तो ये आपके पास b की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का भी हो जाए कि अगर आपका a जो है वो अल्फा के इक्वल हो जाए तो a और अल्फा एक दूसरे को फिर कैंसिल कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अब आपका जो b है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास चॉइस बेस्ड है, तो इसमें हम फर्स्ट वाला जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, यानी कि आपके पास दो पासे हैं, पेयर, पेयर का मतलब दो, ठीक है, दो पासे हैं उनको आपने एक साथ फेंका है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 4। तब आपको ना 4 जो है सम आना चाहिए, दोनों पासों पे जो भी संख्याएं आएंगी उनका जो योग है वो 4 आना चाहिए, तो उसकी आपको प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे आप टोटल आउटकम्स देखो, यानी कि कुल संभावित जो भी आपके परिणाम होंगे, कुल परिणाम वो आप देखो। तो आप जब एक डाई को थ्रो करते हैं, यानी कि जब भी आप एक पासे को उछालते हैं तो 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 6 आपके पास नंबर आते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम अपनी जो डाई है यहाँ पर दो पासे हैं, ठीक है, दो पासे, तो कुल परिणाम भी क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 6 दैट मीन्स 36, ये हमारे कुल परिणाम हो गए। फिर हमसे क्या पूछा है कि योग जो है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए,
यानी कि अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में आप देखो कि योग 4 कब कब आएगा, यानी कि अनुकूल स्थितियां आपको देखनी है। तो सबसे पहले हम ना ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो पासा है उस पे ना क्या है कि 1 आ जाता है, तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तब दोनों का टोटल हो गया ना 4। ऐसे ही फर्स्ट वाले पे अगर 2 आ गया तो सेकंड वाले पे भी 2 आना चाहिए, अगर फर्स्ट पे 3 आया तो सेकंड वाले पे भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ताकि टोटल आ जाए। उसके बाद अगर हम देखिए कि 4 आता है, तो 4 आता है तो सम अगर चाहिए तो नेक्स्ट वाले पे 0 तो आ नहीं सकता, इसका मतलब बस इतने ही हमारे पास अनुकूल स्थितियां हैं। और ये कितनी है हमारे पास, 3 है। तो बच्चा प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अगर आप इस घटना को इवन से प्रदर्शित करते हैं तो 3/36। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/12 जो है वो आपका आंसर होगा। डन। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A number is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, मैं इसको बी पार्ट देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर काउंट करो जरा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि 7 नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो कुल संख्याएं हैं हमारे पास 7। अब आपसे क्या कहा है, अनुकूल स्थितियां हम देखेंगे, चलो ठीक है। अनुकूल स्थितियां जिनको आप क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, तो वो हमारे पास क्या क्या है। उसमें आपसे यहाँ पे कहा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। यानी कि जो भी आप यहाँ पे संख्या चुन रहे हैं उसका वर्ग या तो 1 से कम होना चाहिए या फिर 1 के बराबर होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी हमारे पास संख्या हैं हम उनका वर्ग करके देखते हैं। देखो -3 है, -3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 9, तो ये तो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, फिर -2 देखो, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर आपका पॉसिबल है ना। -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 0, 0 का स्क्वायर किया तो 0, यानी कि ये बिलो 1 है, 1 से कम है। एंड नेक्स्ट टाइम आप +1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, +1 मिल रहा है। सो ये जो तीनों सिचुएशंस हैं, ओके, ऑल दीज 3 सिचुएशंस आर फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे पास जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी हो जाती है, 3 हो जाती हैं। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/7, यानी कि 3/7। दैट इज योर आंसर। क्लियर बच्चा, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉलिनोमियल्स कैन बी फॉर्म्ड विद -2 एंड 5 एज जीरोज। आप अल्फा ले लो -2 और बीटा ले लो 5, यानी कि आपके पास ये 2 शून्यक हैं और आपको बताना है कि इनसे कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं। तो बच्चा जब भी आप बहुपद बनाएंगे यानी कि जो पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें वैल्यू रख दो, x² माइनस, सम कर रहे हो ना, प्लस कर रहे हो, तो -2 को आप +5 मतलब 5 से ऐड कर दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप देखो क्या वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे आपको मिलता है x², 5 - 2 कितना हो गया, 3x, और 5 - 2 मतलब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -10। कितने आए हमारे पास ये पॉलिनोमियल, क्या 1 से ज़्यादा आया, नहीं आया ना। सो आंसर क्या आया, ओनली 1, केवल एक बहुपद जो है वो हम इस ये जितने भी हमारे पास शून्यक दिए हुए हैं इनसे बना सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What kind of lines are represented by the following pair of equations। आपको बताना है कि ये जो हमारे पास समीकरणें हैं ये किस तरह की समीकरणें हैं, कैसे युग में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है ना मैं उसको लिख लेती हूँ, 6x - 3y + 10 = 0। तो यहाँ से बच्चा आपके पास a1 की वैल्यू क्या है, 6, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का गुणांक है। ठीक है, और b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, और c क्या है हमारे पास 10 के इक्वल है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से मिला। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 2x - y + 9 = 0। अगर आप इसको देख रहे हो तो आपके पास a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, a2 = 2, और b2 आपके पास कितना है, आपके पास यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1,
और C2 हमारे पास कितना है 9 है। ठीक है, ये आपको सेकंड इक्वेशन से मिला है। अब आप क्या कीजिए, इनका रेशियो लीजिए, A1/A2 किसके इक्वल है, A1 है 6, A2 है 2, तो 6/2 यानी कि 3। ठीक है, अब हम B1/B2 को कैलकुलेट करते हैं। B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है -1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और C1/C2 चेक कीजिए, C1 है आपके पास 10 और C2 है आपके पास 9। तो अगर हम यहाँ पे इन सबको कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि A1/A2 जो है आपके पास, दिस इज इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, और लेकिन ये आपके पास C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके पास किस तरह की रेखाएं हो जाती हैं, तो ये वाला जो पेयर हमारे पास होता है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होते हैं ना, कोई भी हल हमारे पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, नॉन कंसिस्टेंट यानी कि असंगत युग्म ये हमारे पास है। और असंगत युग्म है तो इसका मतलब, जब हमने कहा कि कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये कैसी लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, अर्थात समांतर रेखाएं। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज द इक्वेशन √2x + √3 होल स्क्वायर + x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x² - 5x क्वाड्रेटिक, जस्टिफाई। आपको बताना है बच्चा कि ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है, कि क्या ये आपके पास द्विघात समीकरण है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना, ये जो समीकरण है इसको मैं यहाँ पर पहले एज इट इज लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ना, लेफ्ट हैंड साइड में a + b का होल स्क्वायर आपका बन रहा है। तो आप इसको खोलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो a² दैट मीन्स √2x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह आप लेंगे यहाँ पे √2x और b की जगह आप लेंगे √3। ठीक है, और फिर उसके बाद में प्लस x², और ये सब किसके इक्वल होना चाहिए, 3x² - 5x के इक्वल होना चाहिए। आप इसे सॉल्व कीजिए, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। उसके बाद प्लस 2 इंटू √2 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो √6 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा x प्लस x² इक्वल्स टू 3x² - 5x। ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस x² हो गया 3x² प्लस में 3 है, फिर उसके बाद 2√6x है, और उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है, 3x² - 5x है। तो बच्चा आप देखो 3x² दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया है। और ये जो 5x है ना, माइनस का है, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस में 2√6x है ही, और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर इस समीकरण में देख के बताओ कि जो भी x है यहाँ पे, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, यानी कि जो उच्चतम घात है यहाँ पे, उसकी क्या है। आप देख रहे होगे कि x की यहाँ पे घात कितनी है, 1 है। तो जब आपके पास ये 1 घात हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास समांतर श्रेणी AP दी हुई है 10 7 4 10 7 4 एंड सो ऑन। इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चा फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 10 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालो D। तो D की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 7 - 10 यानी कि -3 हो गई है। ओके, आपको बोला है 30वां पद क्या होगा, AN, और यानी कि AN का मतलब A30 आपसे पूछा है, तो इसका मतलब N की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30 है। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, AN = A + N - 1 इंटू D। AN आपको ये कैलकुलेट करना है, A दैट इज इक्वल टू 10 प्लस N - 1, N कितना हो गया, 30 - 1, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 है। सॉल्व करो, 10 प्लस 30 - 1 हो गया 29, और माइनस में 3। 29 को बेटा जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 87 आता है, और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 10 - 87 यानी कि
-77, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त है जिसको हमने 12 समान त्रिज्यीय खंडों में बांटा है। देखो बेटा, आपका पूरा एक वृत्त होगा और इस वृत्त को आपने 12 भागों में बांटा है त्रिज्यीय खंड में। अगर ऐसे देखोगे तो ये 4 भाग हो गए हैं। ठीक है, अब ऐसे ये ले लो, तो अब ये कितने हो गए हमारे पास में 6, और ये हो गए हैं 8। फिर ऐसे ही अगर हम और आगे तक इसको लेंगे तो ये इस तरीके से 10 और ये 12, यानी कि इस तरीके से 12 हमारे पास भाग बट जाएंगे। तो बेटा जो पूरा कोण बनता है हमारे पास, है ना, पूरा कोण, यानी कि हम इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण कितना बनता है पूरा? आप जानते हैं कि केंद्रीय कोण जो है यानी कि सेंट्रल एंगल, वो हमारे पास कितना बन जाता है? 360 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल आपके पास बन गया 360 डिग्री। अगर हम ऐसे देखेंगे तो छोटे छोटे हमारे पास ये 12 पार्ट से मिलकर बना है, तो यानी कि 12, और एक सिंगल एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो 12 थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके आ जाएगी? थीटा आएगा 360 डिग्री अपॉन 12, यानी कि 30 डिग्री। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर हो। देखो बच्चा, कॉन्सेप्ट देखो, आपको बोला है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि ये हमारे पास क्या है? वृत्त की परिधि। क्या आप मुझे वृत्त की परिधि का सूत्र बता सकते हो? याद है आपको? नहीं है? सोच लो। चलो चलो, मैंने इतना टाइम दिया, जितने मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इतने तो याद आ ही जाएगा आपको। तो वृत्त की परिधि जो है हमारे पास वर्ग के परिमाप के बराबर है। बच्चा, वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है हमारे पास 2πr। क्या यही सोचा था? ना, ये तो नहीं सोचा होगा। अब तो कह रहे हो कि हाँ जी मैम यही सोचा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। और फिर क्या बोला है? वर्ग का परिमाप। वर्ग की अगर हमारे पास साइड यानी कि भुजा अगर a है, तो हम परिमाप में क्या लेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है तो हम ना 2 से देखेंगे तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाता है। तो पाई आर की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है? 2 इंटू ए के। तो बच्चा यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ जाती है यानी कि त्रिज्या 2a बटा पाई। तो ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। फिर क्या कहते हैं? देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, उनके बीच में रिलेशन देखना है। तो हम ना सबसे पहले एरिया ले लेते हैं यहाँ पे सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। इसको ना मैं एक काम करती हूँ, a1 से डिनोट करती हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। और जो भी हमारे पास एरिया है किसका? स्क्वायर का। बच्चों, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। यहाँ पे आप वृत्त का क्षेत्रफल ले रहे हो और यहाँ पे आप वर्ग का क्षेत्रफल ले रहे हो। तो हम ना वर्ग के क्षेत्रफल को a2 से डिनोट कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले a1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a1 किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के। आर तो ये है जो हमें ऊपर दिया हुआ है। चलो रखो इसका मान, क्या है ये? 2a अपॉन पाई, और फिर इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? होल स्क्वायर। ठीक है, चलो कर दिया आपने होल स्क्वायर। तो जब आप इसको स्क्वायर करते हो तो आपको ये मिल जाता है पाई इंटू 2a यानी कि 4a स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में पाई स्क्वायर। पाई से एक पाई कैंसिल, आपको मिला 4a स्क्वायर अपॉन पाई। आपको बच्चा पता है क्या कि पाई कितना होता है? 22/7। ये इसकी वैल्यू होती है ना, होती है ना। तो चलो आप रख दो 22 नीचे, 7 ऊपर, जिससे कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। तो 2 2 जा 4 और 2 से 11। ठीक है, अब क्या ये और कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें मिला 7 इंटू 2 14a स्क्वायर अपॉन 11 के। तो आपको a1 मिला 14a स्क्वायर अपॉन 11। अगर आप देखो a2 क्या होता है हमारे पास? साइड स्क्वायर, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। इसका मतलब ये आपको मिला 14/11 गुना किसके? a2 के। तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच का संबंध आ गया, a1 बराबर 14/11 गुना a2। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे कहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4। देखो बच्चा, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। एक तो ये समीकरण है हमारे पास,
और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3 हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि असंगत हल है हमारे पास, ठीक है, असंगत। तो k का मान आपको ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चा जब भी हमारे पास असंगत होते हैं, है ना, यानी कि नॉन कंसिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उनके जो भी हमारे पास अनुपात आते हैं उनके बीच में संबंध, वो हमने अभी भी देखा भी था, हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था। यानी कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, लेकिन उसकी वैल्यू c1/c2 के इक्वल नहीं होती है। तो जब भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ओके, नो सोल्यूशन, तो उस समय हमारे पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखो इनकी वैल्यूज आपके पास क्या क्या है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो ये तो एज इट इज है, लेकिन सेकंड इक्वेशन को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। 2x प्लस के वाई तो है ही, 3 को इस तरफ भेज दो, -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ना इनके मान रख दो, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या मान है, जरा देख के बताओ आप मुझे इस इक्वेशन में। ये लीजिए, यहाँ पे आपके पास जो मान है x है, यानी कि a1 की वैल्यू तो है 1, b1 की वैल्यू है हमारे पास 1 और c1 भी कितना है -4। यहाँ से अगर आप देखोगे तो a2 कितना है जी 2 है, b2 कितना है k के इक्वल है और c2 किसके इक्वल है -3 के। चलो आप सबका मान रख दो। a1 यानी कि 1/a2, a2 यानी कि 2 इक्वल है b1, b1 दिस इज इक्वल टू 1 और b2 कितना है k। और फिर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, c1 यानी कि -4 और c2 यानी कि -3 के, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। पहले तो हम एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं कि जिसमें 1/2 इक्वल है किसके, 1/k के। आप यहाँ पे वज्र गुना कर दीजिए, वज्र गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो k को 1 से गुना करोगे और 2 को 1 से, तो k का मान 2 हो सकता है, ये आपका ऑप्शन हुआ। लेकिन k का मान 2 तो हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे जिसमें 1/k नॉट इक्वल टू -4/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/k नॉट इक्वल टू 4/3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4k नॉट इक्वल टू 3 आएगा, तो k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए हमारा, 3/4k। तो ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, इसमें कॉन्सेप्ट है इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOB इक्वल्स टू 125 डिग्री देन फाइंड COD। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे आपके पास एक आकृति है और इस आकृति में ये वाला जो कोण है हमारे पास 125 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। और हमें यहाँ पर COD मतलब ये वाला कोण जो है वो ज्ञात करना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख कर देती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि जो भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने की भुजा, ठीक है। circumscribing a circle subtend supplementary angle। सप्लीमेंट्री एंगल इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, समपूरक कोण। तो जो भी यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री एंगल बनता है यानी कि 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, ठीक है। और कहाँ पे बनता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पे हिंदी में बताऊँ तो उसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कि किसी भी वृत्त के जो परिगत जो भी चतुर्भुज बनता है, ठीक है, किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज, और जो चतुर्भुज है यहाँ पे इसकी कैसी साइड्स हैं हमारे पास, अपोजिट साइड, यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं हमारे पास, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये क्या करती हैं, केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, संपूरक कोण बनाती है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे स्थिति दी हुई है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो चतुर्भुज है इसकी एक तो ए बी साइड है और ये सी डी भुजा है, तो ये आमने सामने वाली भुजा है। तो ये जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर कैसे बनेंगे, समपूरक कोण बनेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर होंगे किसके, 180 डिग्री के। तो बच्चों हमें यहाँ पे कोण COD का मान पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री में से कोण AOB के मान को घटा देंगे। ठीक है, कोण AOB हमारे पास यहाँ पे कितना है, जो हमें दिया हुआ है 125 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम 125 डिग्री को हम यहाँ पे घटा देते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, 10 में से 5 गए 5, उसके बाद यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया यानी कि 5, तो 55 डिग्री हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों ये वाला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न है, यानी कि चॉइस बेस्ड है। देखिए इसमें क्या पूछा है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये O है, सेंटर है, ठीक है, यानी कि केंद्र है। PT एंड PQ आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, यानी कि ये एक P बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से एक तो स्पर्श रेखा PT खींची हुई है और एक स्पर्श रेखा यहाँ पे PQ खींची हुई है। ठीक है, इफ TPQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये वाला जो कोण है हमारे पास 70 डिग्री का कोण दिया हुआ है, देन फाइंड कोण TRQ। हमें यहाँ पर TRQ जो है वो ज्ञात करना है। ये वाला जो कोण है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे जब हम कॉन्सेप्ट देखें इसमें, तो आपको पता है क्या कि ये जो यहाँ पर स्पर्श रेखाएं बनती हैं, टेंजेंट बनती है, तो ना केंद्र पर ये इस तरीके से यहाँ पर कोण बनता है ना। ये जब केंद्र पर कोण बनता है तो हम ये जानते हैं कि ये दोनों तो यहाँ पे 90-90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है जो कि स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसके अनुसार हम यहाँ से कोण TOQ जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक चतुर्भुज बन जाता है ये। तो कोण TOQ के लिए आप 360 डिग्री में से, ठीक है, जो भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है वो 360 है, इसमें से आप TPQ को घटा सकते हैं। ठीक है, OTP को घटा सकते हैं, कोण OQP को घटा सकते हैं। तो इनके मान क्या क्या आएंगे, देखो 360 डिग्री में से जब हम घटाएंगे तो TPQ आपके पास 70 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद OTQ आपके पास ये वाला कोण, ये आपके पास 90 डिग्री का है, और QP भी आपके पास 90 डिग्री का है। तो आप यहाँ पर जब इन सबको घटाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 360 डिग्री माइनस 90 और 90 180, 180 और 70 कितना हो गया, 250 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वाला कोण आपका 110 डिग्री है जो कि केंद्र पर बना हुआ है, और ये वाला जो है वृत्त के शेष भाग पर बना हुआ है। तो हम ये जानते हैं क्या कि जो भी केंद्र पर कोण बना होता है, ठीक है, केंद्र पर जो भी कोण बना होता है वो वृत्त के शेष भाग पर बने हुए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ओके, एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो हमारे पास TOQ कितना आ जाता है, 110 डिग्री आ जाता है। ठीक है, और दो कोण TRQ, हमें TRQ ज्ञात करना है। ठीक है, एंगल TRQ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 110 डिग्री में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 55 डिग्री मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। In triangle ABC, the point D and E are on the side CA and CB respectively such that DE is parallel to AB। देखो बच्चा, ये हमारे पास ना यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC। अब कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड CA एंड CB, यानी कि D और E बिंदु जो है वो CA और CB पर स्थित है। तो D बिंदु तो यहाँ पर स्थित हो गया, ठीक है जी, ये हो गया D बिंदु, और जो E बिंदु है वो आपकी CB साइड पर है, CB पर, CB ये वाली साइड। ठीक है, तो ये हो गया E बिंदु, और इस प्रकार से है कि DE जो है वो पैरेलल है AB के, DE भुजा, ये वाली भुजा जो है AB भुजा के समांतर है। ठीक है, अब फिर क्या कहा है आपसे, AD बराबर है 2x, AD ये वाली भुजा है 2x, उसके बाद DC ये बराबर है आपके x प्लस 3, BE ये आपका बराबर है 2x माइनस 1, और CE बराबर है x। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा।
बच्चों यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखो क्या, कि जो डी ई है, ठीक है, डी ई भुजा जो है वो किसके समांतर है, ए बी भुजा के समांतर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पे ये जो भी अनुपात होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि ये जो त्रिभुज है आपके पास उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, उल्टा यानी कि अब आप इसको सीधा करके देखो, सीधा करके देखोगे इस तरह की स्थिति आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सी बिंदु ऊपर आ जाता है, ए नीचे आ गया और बी नीचे आ गया, और इस तरीके से आपको ये मिले, ठीक है। सी ए पे डी बिंदु और ये ई, तो हम यहाँ से देखते हैं कि सी डी बटा डी ए बराबर होता है किसके, सी ई बटा ई बी के, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, आधार समानुपातिकता प्रमेय से, जो आपने 6.1 प्रमेय पढ़ी है ना चैप्टर नंबर 6 में, उसके अनुसार। तो सी डी जो है इसका मान कितना दिया हुआ है हमें, x+3, ये देखिए सी डी। उसके बाद डी ए हमारे पास कितना है, 2x। उसके बाद बराबर है सी ई। बच्चों सी ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, x के इक्वल है, ओके। और ई बी दिस इज इक्वल टू 2x - 1। हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वज्र गुना। तो वज्र गुना जब आप करेंगे तो x को तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे, और x+3 को आप यहाँ पर गुना करेंगे किसके साथ, 2x - 1 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x × 2x कितना हो गया, 2x², ओके, बराबर, अब x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2x - 1 से और +3, फिर आप यहाँ पे करेंगे 2x - 1 से दोबारा से। x को 2x से किया तो 2x² आपको मिला, x - 1 हो गया मतलब -x, +3 × 2 6x - 3। सॉल्व करो आप, यहाँ पे देखो 2x² दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, ओके। तो आपके पास यहाँ पे तो बचा 0 = -x और प्लस का 6x, कितना हो गया हमारे पास, 5x - 3। तो बच्चा आपके पास 5x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे 3 आ जाती है। तो इससे फिर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/5। तो x की वैल्यू 3/5, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² 60 डिग्री + 2 tan 45 डिग्री - cos² 30 डिग्री। तो चलो सबकी वैल्यू रखते हैं। sin² 60 डिग्री है, ओके, +2 tan 45 डिग्री है, फाइन, -cos² 30 डिग्री है, सबकी वैल्यूज रख दो। sin 60 डिग्री यानी कि √3/2, और ये इसका होल स्क्वायर, फिर +2 tan 45 डिग्री हो गया 1, -cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा, ये होता है हमारे पास √3/2, ठीक है, और ये हो गया इसका स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो √3/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी √3/2 का स्क्वायर है, बस यहाँ पे प्लस और एक माइनस है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बचा आपके पास क्या, 2 × 1 यानी कि 2 आपका आंसर है। क्लियर। अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास चॉइस बेस्ड है, यानी कि अथवा वाला प्रश्न है। तो अथवा वाला प्रश्न जब हम देखेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास x की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 sin² a, और साथ साथ में y की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है, 2 cos² a + 1, और हमसे कहा है कि x + y जो है ना, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, यानी कि x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो x + y सिंपली बस ऐड कर देना है, दोनों को है ना, जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। तो 2 sin² a + 2 cos² a + 1 जोड़ दिया। अरे भाई यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, चलो कॉमन ले लो, ओके। अंदर क्या बचा हमारे पास, sin² a + cos² a और +1। बेटा sin² a + cos² a, ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हो गई, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। हम बता रहे हैं क्या, कि भैया हम तो जानते हैं कि ये हमारी एक सर्वसमीका है, ओके। और जो सर्वसमीका है sin² a + cos² a, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 2 + 1 यानी कि 3 हो गया आंसर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। बहुत इजी से क्वेश्चन है,
बहुत अच्छे से आपके हो जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। जो भी प्रैक्टिस पेपर है ये अच्छे से आपका हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस पेपर के बाद एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, और उस सरप्राइज़ के लिए ना ज़रूर वेट कीजिएगा। और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ना बहुत सारे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से प्लान करूँगी सरप्राइज़ के बारे में, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। हमें ना इसके ना मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो बच्चा आप यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का ये मान है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है इसको अगर आप ज्ञात करेंगे तो 0.04 को दूसरी तरफ भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, ठीक है। 0.04 आपने भेज दिया दूसरी तरफ। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये तो आपके पास 0.2 को स्क्वायर करने से मिलता है, यानी कि उसका वर्ग है। देखो गुना करके देखो, चलो 0.2 को हमने 0.2 से गुना किया तो 2 दूनी 4, और पॉइंट कितनी, एक इसकी पॉइंट एक इसकी पॉइंट, 2 पॉइंट है ना, मतलब 2 अक्षरों से पहले आपको पॉइंट लगानी है, तो 0.04, ठीक है। अब आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, और जब हम वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज आती है। वर्गमूल यानी कि बेटा स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो दो तरह की हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पे। कौन कौन सी आती है, एक तो आती है प्लस की और एक आती है माइनस की, 0.2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, है ना, बहुत इजी सा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 264 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बेलन का, ये होता है हमारे पास 2πr/h। तो इसका मान हमारे पास 264 दिया हुआ है, ठीक है। वक्र पृष्ठ को हम ना ऐसे शॉर्टकट में बोलते हैं CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपसे पूछा है, कहा है कि इसका वॉल्यूम जो है, यानी कि इसका आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का, πr²h, वॉल्यूम यानी कि V। तो कर्व सरफेस एरिया इतना है, वॉल्यूम इतना है, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 924 दिया हुआ है। हमसे कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायामीटर। इसका जो आपकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई का व्यास के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो हम ऊंचाई को अनुपात ज्ञात करना चाह रहे हैं किसके साथ, व्यास के साथ। अगर हम इस कॉन्सेप्ट में ध्यान से देखें तो ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये आपके पास आयतन है ना। एक काम करो, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दो, बहुत आसानी से भाग जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैम हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से ही क्यों भाग दे रहे हैं। तो बच्चों देखो, आप यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, डिवाइडिंग। और ये किस किस को डिवाइड कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हो आप किससे, बाय इक्वेशन नंबर 1 से। अब मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताने का ये है पहले कि हम यहाँ पे 2 में ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पे πr²h है, और नीचे क्या है यहाँ पे वैल्यू 2πrh। तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यू कट जाएंगी, बस एक r एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना, और वो ऊपर ही मिल जाएगा इसलिए। तो और वैसे देखोगे ये 924 है और ये 264 है। जो वैल्यूज कैंसिल होती है कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, r से एक सिंगल r कैंसिल। तो हमारे पास बचा यहाँ पे r, और नीचे क्या 2, r/2। अब यहाँ पे देखो 924/264 है। देखो किस किस से ये कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो वैल्यू है 2 से इजीली कैंसिल होती है ना, 462 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो 132, दोबारा 2 से कर दो 231 मिला, और यहाँ पे मिला कितना 66। फिर आप देख रहे हो 11 से इजीली कैंसिल होती है, 11 2 जा 21, वो सॉरी 11 2 जा 22, और फिर 11 1 जा 11, और ये 11 6 जा 66। तो आपको फाइनली r/2 कितना मिला, 21/6, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी मिली, 21/6, और मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो 2 से 6 ये 3 टाइम कैंसिल, तो 21/3। तो बच्चों इस तरीके से आपको r मिल जाता है यहाँ पे 21/3, रेडियस मिल गई, त्रिज्या मिल गई, ठीक है। अब इस त्रिज्या का मान ना आप यहाँ पे रख दो, किसी में भी रख दो, तो आपको ना ऊंचाई का मान भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको मान मिलेगा हमें अब उसका अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलो बताइए किस में रखें, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ये ज़्यादा आसान है। तो समीकरण 1 में r का मान रखने पर हम इसको बोलेंगे इस तरीके से, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1।
तो वहाँ पे क्या है 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21/3 और एच, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 264 के। चलो सॉल्व करो, जो वैल्यू कैंसिल हो जाती है उसे कैंसिल करो और बाकी का काम खत्म करो। ये देखो 3 से 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, तो 2 इंटू 22 और फिर उसके बाद इंटू एच किसके इक्वल है 264 के। तो एच की वैल्यू क्या आएगी 264 और डिवाइड करा किससे 2 इंटू 22 से, तो 22 से ये आपका 12 टाइम कैंसिल होता है। 22 1 जा 22, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 4, तो 22 2 जा 44, 2 से ये 6 टाइम। तो बेटा हाइट आ गई कितनी 6। अब रेशियो किस किस का पूछा है आपसे, देखो यहाँ पे पूछा है रेशियो इस क्वेश्चन के अंदर, ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ऊंचाई और व्यास का अनुपात। तो हम ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब ऊंचाई तो h और व्यास यानी कि d, व्यास यानी कि जो आपकी त्रिज्या है उसका दुगना, रेडियस का डबल, डायमीटर, ठीक है। हाइट कितनी है 6, और बच्चा हमें रेडियस कितनी मिली थी, रेडियस मिली थी 21/3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 21/3 और 3 ऊपर चला जाएगा, और सिंस ये आपके पास ट्वाइस है तो आप 2 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को। तो देखो जो कैंसिल होता है 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पे कितना है आपके पास 21 है, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3/7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अरे नहीं, ये तो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इसका अथवा देखना है ना। तो इस अथवा में हमसे क्या कहा है, एक सॉलिड बॉल गेट्स एग्जैक्टली फिल्ड इन द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड बी। मतलब कि एक आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स है, ये लीजिए, ठीक है, और इसमें एक सॉलिड बॉल यानी कि एक ठोस गेंद जो है वो पूरी तरीके से समा जाती है। तो यानी कि जो गेंद समाएगी यहाँ पे वो इस तरीके से, यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ऐसे पूरा इसके हर एक पॉइंट को, हर एक सरफेस को वो टच करेगी और इस तरीके से वो जो सॉलिड बॉल है ना यहाँ पे समा जाएगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं यहाँ पे कि यदि ये जो घनाकार बॉक्स है इसकी भुजा बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो भुजा है वो बी है, तो बी तो इसकी सारी वाली भुजा हो जाएंगी, है ना, लंबाई भी बी है, चौड़ाई भी बी है, और इसकी ऊंचाई भी यहाँ पे बी है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारी सेम है। अब क्या कहते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो आपको इस बॉल का यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो बच्चा आप यहाँ पर देखो, पहली बात क्या कि जो बॉल है वो आपके पास कैसी है, सॉलिड है, सॉलिड यानी कि स्फेयर है ये, ठीक है, और स्फेयर का अगर आप आयतन देखते हो तो वो हमारे पास उसका क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इसकी रेडियस नहीं पता है ना, कॉन्सेप्ट है कि रेडियस नहीं पता, चलो रेडियस निकालना सीखो। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये तो इस बॉल का क्या है, डायामीटर है ना, बॉल का व्यास है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम फिगर, अब जो भी हमारे पास d है वो किसके इक्वल है, साइड यानी कि b के इक्वल है, और बेटा d यानी कि व्यास जो है वो हमारे पास बराबर है किसके, घन की भुजा के बराबर है। तो हम यहाँ से व्यास यानी कि त्रिज्या का दुगना बराबर हो गया b, तो आप r का मान ज्ञात कर सकते हो कैसे, b/2 करके, ठीक है, आपने b/2 कर दिया। अब आपको क्या करना है, आयतन के सूत्र में मान रख देना है, तो आयतन यानी कि v 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि b/2 का होल क्यूब। आप सबको यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ये तो 4/3 है ही, पाई भी है, b क्यूब हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 की क्यूब यानी कि 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 4 2 जा 8, तो आपको मिला यहाँ पे पाई b³/3 × 2 यानी कि 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कॉन्सेप्ट है DEF इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जो DEF है हमारे पास वो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि सारी साइड्स जो हैं इसकी कैसी हैं, इक्वल हैं। तो डी ई इक्वल है ई एफ के और ये इक्वल है डी एफ के, सारी की सारी साइड्स इक्वल है। वेयर डी एम इज पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर टू ई एफ, डी एम यानी कि ये हो गया डी एम, परपेंडिकुलर हो गई है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एम स्क्वायर, हमें यहाँ पर डी एम स्क्वायर जो है ना इसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि ये क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसमें यहाँ पे देखते हैं कि जो भी आपकी ये जो साइड्स हैं सारी की सारी साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ए हो गया। अब यहाँ पे ना हम एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं किसका, एरिया का, एरिया यानी कि क्षेत्रफल का। तो बच्चों आप जानते हो कि जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है ये। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो एक काम करते हैं ना, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब ये वाला जो ई एफ जो भुजा है जिस पर आपका ये परपेंडिकुलर यानी कि ये जो लंब बना हुआ है, तो हमारे लिए आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, ई एफ भुजा हो जाएगी। और ई एफ हमने मानी है अभी कितनी, ए के बराबर है, क्योंकि हमारे पास तीनों भुजाएं ए के बराबर है। तो ये हो गई है ए इंटू हाइट, हाइट तो डी एम है जी हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिया डी एम हाइट है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, √3/4 गुना ए स्क्वायर। आप देख रहे हो ए दोनों तरफ है तो हम ना यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, ओके। तो डी एम अपॉन 2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारे पास, √3/4 इंटू ए के, 2 से 4 ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डी एम की वैल्यू आ जाती है √3a/2। अब हमें तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डी एम स्क्वायर जो है उसको ज्ञात कीजिए। तो अब आप इसका स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, डी एम स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि √3a/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का वर्ग होगा 3, 2 का वर्ग होगा 4 और ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस फॉर्मूला का यहाँ पे दिमाग लगाना है, एरिया वाला, ठीक है। दोनों सूत्र होते हैं हमारे पास, दोनों हमने अप्लाई कर दिए क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा, चाहे कोई सा भी सूत्र लगा लो, उसी से ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। कॉन्सेप्ट है ए लाइन सेगमेंट ए बी इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेखाखंड जो है ए बी, ये मान लीजिए आपका रेखाखंड है ए बी, आपको इसे 2:3 में विभाजित करना है। तो हम एक किरण ए एक्स खींचते हैं, मतलब हमारे पास ऐसे यहाँ पे ए से लेकर एक्स बनाते हैं ना हम यहाँ पे, तो ये जो भी हम रे ड्रॉ करते हैं सच डेट एंगल बी ए एक्स इज, कि यहाँ पर ये जो कोण बनता है कैसा होता है। बेटा आपको ध्यान होगा कि जब भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए मैंने हमेशा बोला है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक न्यून कोण बनाइए, है ना, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। तो ये जो आपके पास एंगल होगा बी ए एक्स, ये कैसा होगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा ये जो पार्ट 1 है जिसका सेक्शन 1 हम कर रहे थे, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे होगी, आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बच्चों जब हम किसी का भला करने चलते हैं ना तो हमारा अपने आप ही भला हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ में लाइक कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।